जब हम अपने घर में होते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही ये कदम घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा का वादा पक्का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सो बस ये सुरक्षा के वादे को ही लेकर बात करेंगे। ये घर हमारा देश है और यहाँ हमारे सपनों की उड़ान बाहर जाने की उड़ान से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के चंडीगढ़ स्पीक्स के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सपनों की उड़ान को, प्रोटेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट के इस विषय पर बात होगी और आज के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं। यशुदीप सिंह जी जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट। बहुत एक ऐसी सोच के साथ जुड़ने की बात है जो हमारे सपनों की उड़ान को सुरक्षित कर रहा है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में, चंडीगढ़ स्पीक्स के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जैसे शुरुआत है सपनों की और शुरुआत है एक प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट, तो ये इमिग्रेंट है या एमिग्रेंट है? आई और ई। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा इस विभाजन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए, और क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज किया जाता है इमिग्रेशन ई और आई फॉर इमिग्रेशन। जी जी जी। ई फॉर इमिग्रेशन जो होता है उसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे भारतीय नागरिक अपने भारत देश से किसी और देश में जाते हैं उनको हम एमिग्रेंट बोलते हैं, ई फॉर एमिग्रेंट, क्योंकि वो एग्जिट कर रहे हैं। और जो कोई बाहर का नागरिक, जैसे मान लीजिए कैनेडियन सिटीज़न, अगर इंडिया में आता है तो उनको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरे देश में जाके उनके बारे में सोचें तो हमारे भारतीय नागरिक अगर कनाडा सिटीजन्स के साथ मिलेंगे तो कनाडा सिटीजन उनको आई फॉर एमिग्रेंट बोलेंगे। तो हमारे लिए जो भी हमारा भारतीय नागरिक किसी भी देश में गया है वो हमारे लिए एमिग्रेंट कहा जाएगा। तो उन एमिग्रेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक अधिनियम जो है वो भारतीय संसद द्वारा जो है पारित किया गया 1983 में, जिसका नाम है इमिग्रेशन एक्ट, यानी कि हिंदी में इसको उत्प्रवासन अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसके बारे में ये एक ऐसा अधिनियम है जिसका लीगल फ्रेमवर्क पूरा का पूरा जो हमारे भारतीय नागरिक विदेश में रोजगार के लिए जाते हैं उसके अराउंड ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, ताकि जितने भी हमारे भारतीय नागरिक रोज़गार के लिए जाएंगे उनकी वहाँ पे फॉरेन एम्प्लॉयर्स द्वारा, जो विदेशी नियोक्ता हैं, उनके द्वारा कोई भी शोषण ना हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सैलरीज के प्रति, छुट्टियों के प्रति, जितने भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारे कामगार किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन को देखने के लिए ये पूरा जो है अधिनियम लागू किया गया। और इसी अधिनियम के तहत ये प्राधिकारी जो है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स, इनकी नियुक्ति की गई। तो आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है कि पहले की इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है, और दूसरा यह है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ एज एन एम्प्लॉय बनकर बाहर गए हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात है। जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग रूल्स हैं ऑफिसेज में, वैसे ही आप वहाँ पर भी दूसरी एरिया में भी उनका ख्याल रख रहे हैं। तो जब भी किसी तरीके की कानूनी ज़रूरत आन पड़ती है, जैसे आपने बोला कि छुट्टियों को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, या फिर कोई भी अगर इशू उनको वहाँ पर होता है, तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ते हैं और कैसे आप उसे डील करते हैं? इसके लिए सबसे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि जो रोज़गार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो रोज़गार सारा उन जॉब रोल्स की बात की जा रही है जो मैनेजरियल कैपेसिटीज से नीचे काम करते हैं। कहने का मतलब, जैसे हमारे इकोनॉमी, जितनी हमारे किसी भी देश की इकोनॉमी है, उसके 3 मेन सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर। इन सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में जो भी कामगार मैनेजरियल पोजीशन से नीचे काम कर रहा है, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड वर्कर है। अब मान लीजिए जैसे हॉस्पिटल में लैब लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो गए, नर्सेज हो गए, और सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग में कोई मशीन ऑपरेटर हैं, और एग्रीकल्चर में कोई फार्मिंग अनस्किल्ड फ्रूट पिकिंग का काम करते हैं। सर्विसेज सेक्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे ड्राइवर्स की कैटेगरी के जो कामगार हैं, उन लोगों की जो रोज़गार है वो एक अनुबंध के दायरे में जो है वो रहता है। कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा से काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पर इन कार्यों में जुटे हुए हैं वहाँ पर। बिल्कुल।
और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये भी है कि क्योंकि विदेश जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जी। वहाँ पे इन्हीं कैटेगरी ऑफ जॉब रोल्स की वैकेंसी सबसे ज़्यादा सबसे निकल ज़्यादा जाती है है जी। और उसकी कमी भी उन देशों में जो है वो देखने को मिलती है। इसी के लिए हमारे देश में जितनी एमिग्रेशन है वो इसी जॉब कैटेगरीज के जो है एमिग्रेंट्स की जो है वो की जा होती है और उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए ये अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसी से प्रति था कि हम किस प्रकार से उनकी प्रोटेक्शन करते हैं प्रोटेक्शन अगर वो कानूनी विदेश होता में है। जी रहते हैं। जी तो सबसे पहले तो अगर वो किसी भी विदेशी नियोक्ता के पास काम कर रहे हैं तो उनकी भर्ती किस एजेंट ने की, सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये जानना है। तो इसके लिए एक रिक्रूटिंग एजेंट जो है वो जो लाइसेंस होल्डर है वो हम लाइसेंस देते हैं रिक्रूटिंग एजेंट को इसी अधिनियम के तहत। और सबसे पहले हमारे लिए ये अनिवार्य है कि रिक्रूटिंग एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो, उसके द्वारा ही हमारा जो भारतीय नागरिक है विदेशों में जाए काम करे। दूसरा, जो फॉरेन एम्प्लॉयर है जी वो भी रजिस्टर्ड हो इंडियन एम्बेसी के साथ। तो जितने हमारी मेन गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में फॉरेन एम्प्लॉयर्स जितने हैं विदेशी नियोक्ता वो सारे रजिस्टर्ड हैं इंडियन एम्बेसीज़ के साथ। और जब इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी भारतीय नागरिक जाता है और उसके साथ कोई इस प्रकार का शोषण नज़र में आता है तो सबसे पहले हमारा जो विदेश मंत्रालय में भारतीय दूतावास है उनको संपर्क के द्वारा जो है भारतीय नागरिक कोई कंप्लेंट देता है तो हम सबसे पहले फॉरेन एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि आपके अनुबंध में जो टर्म्स कंडीशन दी गई थी जी। कि क्या आपने उसकी पालना की है, क्यों इसकी एक्सप्लॉयटेशन का इस तरह से शिकायत आई है। और दूसरा, साथ ही साथ जिस भारतीय एजेंट ने उसकी रिक्रूटमेंट की थी उनसे भी सवाल किया जाता है कि इस प्रकार का शोषण क्यों नज़र में आया है और इस प्रकार से शिकायत आई है तो काइंडली इसका जो है निपटारा करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि ये पूरी प्रोटेक्शन का ही प्रोसेस रहे ताकि जिन उम्मीदों के साथ और जिन सपनों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन हम अपने लेवल पर भी करें, आगे लेवल पर भी करें और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें हमारा साथ दे। कुछ एक्सपीरियंसेस हम अपनी वीडियो बाइट के जरिए आज के इस कार्यक्रम में शेयर कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ डिस्ट्रॉय ਹੁੰਦੀ ਆ, खराब मतलब बेचारे पता नहीं किद्दां किद्दां पहुंचते आ। हांगकांग गया था, वहाँ पे गुम हो गया था। वो उसकी जो डुप्लीकेट तो रसीद उसके ऊपर आया था मैं, तो वो मेरे पास से गुम हो गई। तो मैंने ना न्यू अप्लाई किया था, तो अब ये बता रहे हैं कि भी उसके ऊपर और एक पासपोर्ट बना हुआ है, जबकि मैंने कोई अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये बात भाई वो तंग कर रहे हैं। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। सर, एक ये बहुत आम समस्या है और कहीं इमोशनली भी हम इसके साथ जुड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि हर गली मोहल्ले में आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो इन सवालों को लेकर बैठा है। धोखेधड़ी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जाते हैं। हम हाल फिलहाल ही बहुत सारे ऐसे केसेस, हर मंथ में हमें बहुत सारे इंस्टेंस पता चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डर है। सो इसका आप क्या सोल्यूशन भी देना चाहेंगे अपने लेवल पे? जो एम्प्लॉई है जो पूरी आस के साथ बाहर जाने वाला है वो कैसे प्रोटेक्शन रखे, उसका परिवार कैसे प्रोटेक्शन रखे, एजेंट को लेकर ये बहुत से सवाल हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई, हमने अक्सर ये देखा है कि लोगों में जागरूकता नहीं है रिक्रूटिंग एजेंट्स के प्रति। बस जाना है बाहर ये सोच के साथ जुड़े। कहीं ना कहीं देखिए, सपना तो हर किसी का है, ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जो है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पे भी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो की जाती हैं और अब हाल ही में हमने एक मीडिया वर्कशॉप भी की थी इसी के प्रति। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनके थ्रू ही जो है विदेश में रोज़गार के लिए जाएं।
अब जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं वो कैसे जाने हाँ। कि ये कहाँ पे हमें इसकी सूची जो है मिल सकती है? क्या उसका कोई और- कार्ड होता है या जी। कुछ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल होता है? बिल्कुल। तो इसके लिए जो है विदेश मंत्रालय द्वारा ई माइग्रेट पोर्टल www.emigrate.gov.in ये जो है ये लाया गया है। इस पोर्टल में पूरी जितने भी रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जितने रजिस्टर्ड हैं उन सब की पूरी सूची है, उनका नाम, एड्रेस, लाइसेंस होल्डर का नाम, ये सारी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध है, टेलीफोन नंबर, सब कुछ। और मान लीजिए कोई एजेंट ये कहता है, फेक एजेंट ये कहता है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो उसी सूची में। उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं? जी, उसकी कंप्लेंट भी की जा सकती है। उसकी कंप्लेंट जो है एक टोल फ्री नंबर है ऑल इंडिया लेवल पे जो बनाया गया है, और उसकी कंप्लेंट जैसे कि धोखाधड़ी की जितनी कंप्लेंट्स हैं ये भारतीय न्याय संहिता में भी आती हैं, तो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशंस में भी इसकी जो है दर्ज की जाती है। साथ ही साथ ये हमें भी, हमारे डेटाबेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी अनरजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं उन पे कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जाती है। उसमें हमारा कोई अधिकारित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे साथ। कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जो आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113090। ये ऑल इंडिया लेवल पे टोल फ्री नंबर है। और हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर भी साथ साथ ये नंबर को फ्लैश कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो ये नंबर नोट कर सके, और अगर किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप इस टोल फ्री नंबर के जरिए ले सकते हैं। जी सर। बिल्कुल। इसी से संबंधित हमारा इंटरनेशनल नंबर भी है, वो भी मैं चाहूँगा कि आप इस पे स्क्रीन पे ज़रूर शेयर कीजिए। वो भी मुझे तो याद ही है, +91 1140503090। तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर है। सर एक बार फिर से नंबर हम जोड़ना ज़रूर चाहेंगे। +91 11 +91 11 40503090। ये एक बहुत ज़रूरी नंबर है, क्योंकि ये नंबर वो कहते हैं ना कि घर से आप जब बाहर जा रहे हैं तो घर वालों के नंबर याद होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ नंबर हैं जो भी आपको भी याद होने चाहिए, आपके भी साथ होने चाहिए और आपके फैमिली के पास भी होने चाहिए, जो कि आपको संपूर्ण सुरक्षा देगा भारत की तरफ से। बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में मैं जितना हम समझ पाए हैं इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो जानकारी सही प्रक्रिया की वो नहीं होती, तो जानकारी वो ई माइग्रेट पोर्टल से कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। नंबर 2, रिक्रूटिंग एजेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम हिंदी में भर्ती एजेंट्स भी कह सकते हैं, जिनको लाइसेंस प्राप्त है विदेश मंत्रालय द्वारा, उनकी सूची भी अवेलेबल है। तीसरा, अगर किसी कंट्री में, कोई भी कंट्री में कोई जॉब रोल की वैकेंसीज या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो भी इस पोर्टल पे कोई भी भारतीय नागरिक देख सकता है, चेक कर सकता है। तो जिनका भी किसी भी जॉब रोल में जाने का, किसी कंट्री में जाने का जो है विचार बन रहा है, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो फीचर है ई माइग्रेट पोर्टल का, वो भी यूज़ कर सकता है। तो इन नियमों का, जो ई माइग्रेट से संबंधित नियम कानून है, वो भी जानकारी, रजिस्टर्ड एजेंट्स की जानकारी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उसकी जानकारी, तो ऑल सॉर्ट ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने ई माइग्रेट पोर्टल पे दिया है। यहाँ कहीं आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी इमिग्रेंट से जुड़े हुए जो क्वेरीज हैं वो भी चेक कर सकते हैं, जो एजेंट है उसके बारे में भी चेक कर सकते हैं। मतलब संपूर्ण सुरक्षा आपको ये पोर्टल दे रहा है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से हम सुरक्षित रहें, और ये जो पोर्टल है हमारी किस तरीके से मदद कर रहा है। अगला सवाल ये है कि जो हमारे इमिग्रेशन क्लियरेंस है उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उस प्रक्रिया के विषय में? इमिग्रेशन क्लियरेंस जो प्रक्रिया है, ये उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिनका ECR पासपोर्ट बनता है। ECR, हमारे देश में 2 प्रकार के पासपोर्ट्स बनते हैं, ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट। जी। ECR पासपोर्ट का तात्पर्य है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट। ये उन भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 9th क्लास तक का है। तो क्योंकि इनको इसलिए इस प्रकार का पासपोर्ट दिया जाता है क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये अनुबंध जो है, किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद पढ़ नहीं सकते, उनके प्रॉपरली उसको समझ नहीं सकते, अनस्किल्ड हम कह सकते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा,
तो इसलिए इनको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। तो इमिग्रेशन क्लियरेंस जो है वो हमारे ऑफिस से दी जाती है। उसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अनुबंध हो गया, जिसमें कि उसको कुछ विदेशी नियोक्ता, टाइम ड्यूरेशन भी है इस बिल्कुल। अनुबंध का? हाँ जी, जो अनुबंध है ज़्यादातर 2 साल से 3 साल तक के रहते हैं, जी सर। और ये ट्राईपैट्रिएट होता है। कहने का मतलब ये भर्ती एजेंट द्वारा भी साइन किया जाता है, एमिग्रेंट द्वारा भी साइन किया जाता है, और विदेशी नियोक्ता द्वारा भी साइन किया जाता तीन है। की तरफ से ये sign। जो है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी में अनुबंध, इसमें सारी जानकारी, सारी टर्म्स कंडीशंस लिखी रहती हैं कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है हमारा, कितनी हमें वो छुट्टियां मिलेंगी, और किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट होता है तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, और सारी चीज़ें, जैसे कि कोई एक्सीडेंटल कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें साइन की जाती हैं, और यही इमिग्रेशन क्लियरेंस में चेक की जाती हैं उस भारतीय नागरिक के लिए जिसका ECR पासपोर्ट है। दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली है कि ये जो ECR पासपोर्ट होल्डर्स हमारे भारतीय नागरिक हैं, अगर ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज में जाते हैं, ये काफ़ी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज, जिस तरह से मैंने पासपोर्ट्स के बारे में बताया कि पासपोर्ट्स ECR पासपोर्ट्स और ECNR पासपोर्ट्स हैं, सिमिलरली कंट्रीज को भी डिवाइड किया गया है, ECR कंट्रीज और नॉन ECR कंट्रीज। ECR कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहाँ की वीज़ा जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारा जो इमिग्रेशन है वो हो रहा है, और जहाँ पे ज़्यादा हमें एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम होता है, लुक्रेटिव ऑफर्स हैं उनके पास, लुक्रेटिव ऑफर्स भी हैं, और इमिग्रेशन में इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे मंत्रालय ने इनको 18 कंट्रीज़ को ECR कैटेगरी में डाला हुआ है। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो ECR पासपोर्ट होल्डर है, ECR कंट्री में जाएगा तो उसको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना अनिवार्य है। और इमिग्रेशन क्लियरेंस, अब क्योंकि मैंने इन अनुबंध की बात की और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की बात की, तो आने वाले कुछ जो और हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी थी, जैसे PBY पॉलिसी, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे ही। तो ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अपलोड किए जाते हैं। अगेन आई विल कम बैक कि टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है, या उसकी स्टेटस जानना है कि क्या स्टेटस है, क्या हमारा कब तक क्लियर हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है, तो उसके लिए भी टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। बहुत अच्छे से डीपली आप इसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और बहुत सुगमता के साथ भी हमें जोड़ रहे हैं, और अभी इसीलिए हमारे साथ कुछ और भी वीडियो बाइट्स जुड़ गई हैं जो कि अपनी एक्सपीरियंस और अपनी बातें, अपने क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं। ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਰਾਉਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ही फिनिश कर दें। समस्या तो सर 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, चलो 1 बजने को है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे हो रही। खड़े हैं कब से, बुजुर्ग अंदर गए हुए हैं, पूरा 2 घंटे ऊपर निकल गए हैं। कोई टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिनों में आपका काम हो जाएगा, और जो एप्लीकेंट है उसको भी पता हो कि मेरा काम इतने दिनों में हो जाएगा। अनहेल्थी पर्सन है, कोई तुरन तो पाही जाए, कोई फैसिलिटी नहीं है, दिक्कतां ने, मतलब नौजवान मुंडा ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਖੜ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ लाचार है, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई फैसिलिटी नहीं है उत्ते। कम से कम जो लोग आते हैं उनको सही गाइड करें। यहाँ पर मैं जितनी बार भी आया हूँ, सुबह से आते हैं और शाम को जाते हैं। ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके साथ रेगुलरली लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमारे पास क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र है, एक हेल्प डेस्क है जो खुला हुआ है, और वो हमेशा अवेलेबल है। वहाँ पे लिफ्ट भी है जो लगी हुई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जितने बाइट्स बताई गई हैं वो पासपोर्ट ऑफिस से संबंधित हैं जी। और हमारा जो ऑफिस है वो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के 4th फ्लोर पे है, और एसेसिबिलिटीज़ की बात की है, एसेसिबल हैं, लिफ्ट्स सब जगह लगी हुई हैं। और जहाँ तक टाइमलाइन की बात की गई है,
टाइमलाइन भी जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो विद इन 5 to 7 डेज़ के अंदर जो है क्लियरेंसेस भी मिल जाती हैं। और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन अपलोडिंग के द्वारा ही किया जाता है और किसी को खुद पर्सनली आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो घर बैठा ऑनलाइन पोर्टल उसका अपना यूज़ कर सकता है। पोर्टल में जब एप्लीकेशन E-migrate, देनी है हाँ जी, तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे के अपलोड कर सकता है। तो उसको कहीं पे भी किसी ऑफिस में पर्सनली फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट हमारा ऐसा नहीं है जो हम फिजिकली मांगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में इस बात के साथ जुड़ें कि ऑनलाइन है सब कुछ, आपको फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी आपके पास इस ऑफिस में सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उसको फैलाने का एक ज़रिया, एक कारण आपके साथ दूरदर्शन भी जुड़ रहा है, आज का ये कार्यक्रम भी जुड़ रहा है। तो ज़रूरी है कि हम भी अपने आप में इसको लेकर जागरूक ज़रूर रहें। सर, जैसे कि जागरूकता तो हम फैला ही रहे हैं और उसके साथ साथ जैसे आप एक बात पहले कह रहे थे, जो हमारी अलग अलग योजनाएं हैं सरकार की, तो प्रवासी भारतीय जो बीमा योजना है, हम चाहते हैं कि उसको भी लेकर आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ें। जी, देखिए, प्रवासी भारतीय बीमा योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण बीमा योजना है और इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। सबसे पहली चीज़, ये 275 रुपये प्रीमियम में 2 साल का इंश्योरेंस कवर देती है। 375 रुपये प्रीमियम में 3 साल का जो है बेनिफिट कवर देती है। अब इसमें क्या क्या कवर्स हैं? 275 रुपये में 2 साल का और 375 रुपये में 3 साल का इंश्योरेंस कवर। और ये किन के लिए? कोई भी भारतीय नागरिक जो रोजगार के लिए विदेश में है, तो सभी भारतीय नागरिकों के लिए ये उपलब्ध है। ये प्रोसेस हमें जो बाहर जाने की बात है उसी दौरान शुरू करना है या फिर जब हमारा? देखिए, ये प्रोसेस जो है, जब आपने अपना एप्लीकेशन दे दिया है वीज़ा का भी और आपके जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साइन हो गया है, तो उसके बाद आप प्रवासी भारतीय बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई-माइग्रेट पोर्टल पे ही, वहीं पे ही सुविधा उपलब्ध है, तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर अप टू 10 लाख रुपीज़ है। अच्छा। हेल्थ के लिए आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस, एक्सपेंसेस, वो भी 1 लाख तक के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बेयर किए जा सकते हैं, वो कॉस्ट कवर्ड है। आप विदेश में हो, आपके परिवार के साथ कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के इश्यूज होते हैं, आपका परिवार के हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी 50,000 तक जो है उसका क्लेम जो है वो कवर किया जाता है। आपके रिपेट्रिएशन की कॉस्ट, मान लीजिए आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और आप वापस देश, अपने मुल्क वापस आना चाहते हो, और इकोनॉमी क्लास में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो है टिकट मिलेगी, तो इसके लिए एम्बेसी से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा। जी, इसी से संबंधित लीगल कॉस्ट के एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं। टोटल 8 सुविधाएं हैं जो इस 275 और 375 के प्रीमियम में 2 से और 3 साल के बीच। और ये सारी सुविधाओं की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें पोर्टल पर मिलेगी? बिल्कुल। यानी कि एक ऐसा पोर्टल है जिसके साथ जुड़कर आप अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं, अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं, आप बाहर जाने के सपने को लेकर, अपने काम को लेकर सुरक्षित हो सकते हैं और आपकी फैमिली भी इसको लेकर बहुत सुरक्षित रह सकती है। जैसे कि आपने प्रवासी भारतीय बीमा योजना के बारे में बताया, तो ऐसे ही प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र भी एक बहुत ज़रूरी कदम है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। ना सिर्फ यहाँ प्रोटेक्शन की बात है, जो देश में रह रहे हैं, जो देश से बाहर जा रहे हैं, यहाँ उनकी प्रोटेक्शन पर भी आज हम बात करें, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे, इस केंद्र के बारे में? जी, ये केंद्र सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जी। इसमें आप वॉक इन भी जा सकते हैं और टोल फ्री नंबर और इंटरनेशनल नंबर, ये दोनों भी यही केंद्र जो है मतलब आपको सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा ये प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र जो है नई दिल्ली में है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र भी खोले गए हैं। ये भी मेन सिटीज़ में खोले गए हैं, जैसे लखनऊ में, चेन्नई में, हैदराबाद में, और हमारे चंडीगढ़ में भी हाल ही में पिछले 3 महीने पहले ही इसको स्थापित किया गया है। तो ये वॉक इन जितने एमिग्रेंट्स हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ हमें विदेश में रोज़गार के हेतु हमने जाना है, तो हमें जानकारी दीजिए कि कितने रिक्रूटिंग एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं, मेरे ज़िले में हैं कि नहीं है, मेरी स्टेट में है कि नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र है वो केटर करता है जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को कैटर करता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ पे आके ये सारी जानकारी ले सकता है कि कितने रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं, क्या उनकी लोकेशंस, क्या फ़ोन नंबर्स हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या हैं। और ये सारी योजनाएं जिनके बारे में मैंने बताया, प्रवासी भारतीय बीमा योजना और P. सेंटर जिसके बारे में मैं और बताना चाहूँगा, ये सारी भी इंफॉर्मेशन इस केंद्र से प्राप्त हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस कॉन्वर्सेशन में, आज की इस बातचीत में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जब हमें मिले हैं तो राहत मिली है, लेकिन बहुत से सवाल और हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम इन बातों को, इस सफ़र को और भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में यशोदीप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने ना सिर्फ मैसेजेस के साथ, अपने प्रोसेस के भी साथ और इतनी सुगमता से आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारे जो देखने वाले हैं उन तक जोड़ा है। हम चाहेंगे कि इस सफ़र को हम आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं निधि आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ भी जुड़कर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़कर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि आप हमारे YouTube चैनल डीडी चंडीगढ़ के YouTube चैनल के साथ भी जुड़ें और अपना फीडबैक, अपने मैसेजेस हमारे साथ यहाँ पर भी शेयर ज़रूर करें। चंडीगढ़ स्पीक्स इस कार्यक्रम में निधि, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए।